बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं सभी। तो देखिए बच्चों, हमारी राजस्थान बोर्ड में क्लास 10th की मैथ चल रही है और मैथ में अभी तक हम 2 पार्ट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 निर्देशांक ज्योमेट्री और चैप्टर नंबर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। वर्तमान में जो है एट प्रेजेंट हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, सर्कल्स वाला, वृत्त वाला पार्ट जो है, और उसमें हम 12.1 एक्सरसाइज मतलब 12.1 प्रश्नावली कर चुके हैं। आज जो है हम 12.2 का परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, और साथ में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो है व्रतों के अंदर अलग अलग प्रमेय जो है उनको लगा सकते हैं। तो 12.2 की जो भी प्रमेय वगैरह दी हुई है वो आज हम देखेंगे, पूरा परिचय देखेंगे उसका, और साथ में 12.2 के जितने भी क्वेश्चन हम कर सकेंगे, आज जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे वो सभी क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपनी कॉपी किताब के साथ तैयार हो जाइए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 12.2। तो चलिए बच्चों, जो पिछली बार जो पिछले वीडियो में हमने देखा था उसका एक छोटा सा शॉर्ट सा रिवीजन हम कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या देखा था। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने देखा था कि कोई व्रत है तो उसके कुछ भाग देखे थे। एक हमने देखी थी जीवा। जीवा क्या करती थी? व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती थी। फिर हमने देखा था चाप। चाप क्या था? वृत्त की परिधि पर स्थित जो दो बिंदु थे उनके मध्य जो परिधि का हिस्सा आ रहा है, ये जो परिधि का हिस्सा आ रहा है ये क्या कहलाता है? चाप। दो प्रकार के चाप देखे थे, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। ठीक है, ये लघु चाप और ये दीर्घ चाप। और अगर ये ए बी है तो मैंने आपको बताया था चाप को कैसे लिखते हैं, चाप ए बी। समझ में आ गई बात? इसके अलावा और क्या देखा था हमने? जीवा देखी थी, चाप देखा था, और कुछ चीजें जानी थी जीवा के बारे में कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वह व्यास होता है। ये सब चीजें हमने देखी थी बच्चों। ठीक है, अब आज एक नई चीज हम देखेंगे, एक नया कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। तो जो कंसेप्ट है हमारा वो है जीवा द्वारा, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। और बिंदु कौन सा? मैं पूरा लिख देता हूं, जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण। समझ में आ गई बात आप सबको? जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे अब। तो देख लो, ये एक वृत्त है, इसमें एक जीवा मान लो मैंने बनाई। अब जीवा द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का मतलब क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझ लो आप लोग। ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि आगे ये चीज कई जगह काम आएगी कि जीवा द्वारा अंतरित कोण का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो, जीवा द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या मतलब है? अंतरित करने का मतलब क्या है? बनाना, धारण करना। समझ में आ रही है बात? तो वृत्त पर मान लो एक ये जीवा है ए बी, परिधि पर स्थित दो बिंदु है ए और बी, और उनको मिलाने वाली रेखा जो है वो है ए बी। तो ए बी क्या हो गई? हमारी जीवा हो गई। इसी प्रकार इसी वृत्त पर एक बिंदु है यहां सी। तो मुझे क्या करना है? इस जीवा ए बी द्वारा इस बिंदु सी पर एक कोण बनवाना है। तो कैसे बनाऊंगा कोण में? एक लाइन ए से खींचूंगा सी तक, एक लाइन बी से खींचूंगा सी तक। जीवा ए बी द्वारा बिंदु सी पर अगर कोण अंतरित करवाना है या कोण बनवाना है तो कैसे बनवाऊंगा? एक लाइन ए से खींचूंगा सी तक, एक लाइन बी से खींचूंगा सी तक, और ये जो कोण बनेगा ये जीवा ए बी द्वारा बिंदु सी पर अंतरित कोण कहलाएगा। ठीक है, तो कोण ए सी बी बन रहा है यहाँ पे। ये जो कोण है इसे आप क्या नाम दोगे? इसे क्या नाम दोगे आप? या तो सी, या तो डायरेक्ट कोण सी कह दो, या फिर ए सी बी। तो कोण ए सी बी जीवा ए बी द्वारा बिंदु सी पर अंतरित
कोण है। बात आ गई समझ में। कोण एसीबी जीवा एबी द्वारा बिंदु सी पर अंतरित कोण है, तो इसे ही कहते हैं किसी जीवा द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर कोण अंतरित करवाना। अच्छा, इस जीवा द्वारा सिर्फ एक ही कोण नहीं, बहुत से कोण अंतरित किए जा सकते हैं। वृत्त की परिधि पर जितने बिंदु आप बना सकते हो उतने ही कोण ये जीवा अकेली अंतरित कर सकती है। अगर मैं मान लो एक बिंदु यहां डी बना दूं तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको जीवा ए बी द्वारा बिंदु डी पर कोण अंतरित करवाना है तो आपको क्या करना होगा, ए को डी से मिला दो और बी को भी डी से मिला दो, तो ये इसके द्वारा एक नया कोण अंतरित कर लिया गया है। कौन सा कोण, कोण ए डी बी। कौन से बिंदु पर, बिंदु डी पर। मान लो एक बिंदु ई लेता हूं मैं, जीवा द्वारा, जीवा ए बी द्वारा ई बिंदु पर कोण अंतरित करना है मेरे को। जीवा ए बी द्वारा ई बिंदु पर कोण अंतरित करना है, तो ए ई बी हो गया। क्या करा, ए को ई से मिलाया, बी को भी ई से मिलाया, तो कोण कौन सा अंतरित कर लिया जीवा ए बी ने, ए ई बी। मान लो वृत्त का केंद्र है ओ, यहां बना देता हूं, मान लो वृत्त का केंद्र है ओ। इस जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र ओ पर कोण अंतरित करवाना है। इस जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र ओ पर कोण अंतरित करवाना है। तो अब ये वाली स्थिति नहीं ले रहे हम, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर, अब वृत्त पर स्थित नहीं ले रहे हैं, अब जीवा द्वारा किसी भी बिंदु पर कोण अंतरित करवा रहे हैं, क्योंकि जो कोण, जो बिंदु ओ है या जो केंद्र ओ है वो वृत्त पर स्थित नहीं है। वृत्त पर कौन सा बिंदु स्थित होता है, या वृत्त पर इस बिंदु, जो बिंदु है वो कब माना जाता है कि बिंदु जो है वो वृत्त पर है, जब वह बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो, जब वह बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो। समझ में आ गई बात। तो अगर जीवा ए बी द्वारा केंद्र ओ पर कोण अंतरित करवाना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, ए को ओ से मिला दो, बी को भी ओ से मिला दो। तो जीवा ए बी ने वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित कर लिया, ए ओ बी। तो आप देख रहे हैं एक जीवा कितने सारे कोण अंतरित कर सकती है, और मैं जितने बिंदु बनाऊंगा, यहाँ एफ बनाऊंगा तो यहाँ पे भी कोण अंतरित कर लेगी। एफ को ए से भी मिला दो, एफ को बी से भी मिला दो। यहाँ कोई बिंदु बनाऊंगा जी, उससे भी कोण अंतरित कर लेगी। यहाँ कोई बिंदु बनाऊंगा एच, उससे भी कोण अंतरित कर लेगी। और परिधि पर जितने बिंदु आप बना सकते हो उन सभी पर ये जीवा कोण अंतरित कर सकती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब हम वृत्त बनाते हैं और उसमें कोई जीवा बनाते हैं तो ये जीवा इस वृत्त को दो भागों में बांटती है, एक तो लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। ये पिछले वाले जो लेक्चर है उसमें बताया था मैंने आपको कि जीवा जो है वह वृत्त को दो भागों में बांटती है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो देखो ये जो जीवा के ऊपर वाला वृत्तखंड है यह तो दीर्घ वृत्तखंड है। अभी मैंने जितने भी कोण अंतरित करवाए वो सब दीर्घ वृत्तखंड में करवाए। अगर लघु वृत्तखंड में कोण अंतरित करवाना है तो मान लो यहाँ कोई बिंदु है आई, और इधर अगर मुझे इस लघु वृत्तखंड में कोई कोण अंतरित करवाना है, किसके द्वारा, इसी जीवा ए बी के द्वारा, तो मैं क्या करूंगा, ए को आई से मिला दूंगा और बी को आई से मिला दूंगा। तो ये कौन सा कोण बन गया, ए आई बी। कौन सा कोण बन गया, ए आई बी। तो जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर, वृत्त पर स्थित अलग अलग बिंदुओं पर भी कोण अंतरित किया जा सकता है, केंद्र पर भी कोण अंतरित किया जा सकता है। कोण अंतरित करने का मतलब है कोण को बनाना, कोण को धारण करना, ठीक है, कोण बनाया जा सकता है। और लघु वृत्तखंड में भी जीवा के द्वारा सभी बिंदुओं पर कोण अंतरित किया जा सकता है। इसी लघु वृत्तखंड में मैं यहाँ कोई बिंदु ले लेता हूं जे, तो ए को जे से मिला दो, बी को भी जे से मिला दो, तो ये भी एक कोण बन गया। और इस प्रकार से कई कोण हम बना सकते हैं। तो इसे कहते हैं जीवा द्वारा किसी बिंदु पर कोण अंतरित करना, या जीवा द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण। समझ में आ गई बात बच्चों। तो आप ऐसा करिए, ये चित्र बना लीजिए, और जैसे मैंने यहां लिखा है ए सी बी, तो आप ए सी बी जीवा ए बी द्वारा बिंदु सी पर अंतरित कोण। इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, सभी बिंदुओं के लिए लिखना है जितने कोण मैंने बनाए हैं। कोण ए डी बी जीवा ए बी द्वारा बिंदु डी पर अंतरित कोण, कोण ए ई बी जीवा ए बी द्वारा बिंदु ई पर अंतरित कोण, कोण ए ओ बी जीवा ए बी द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण,
कोण AIB जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड में बिंदु I पर अंतरित कोण, जीवा AB द्वारा कोण AJB जीवा AB द्वारा लघु वृत्तखंड में बिंदु J पर अंतरित कोण। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको लिखनी है खुद को होमवर्क में, और इस चीज को आप पहले इस फर्स्ट बिंदु को तो आप नोट कर लीजिए, बाकी कोणों के लिए इसी तरीके से आप पॉइंट डाल के 1 2 3 4 आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो पॉज करके इसको नोट कर लो एक बार आप। तो ये जो है हमारा तरीका है किसी जीवा द्वारा किसी वृत्त में कोण अंतरित करवाने का। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब मान लो ये तो मैंने सिर्फ वृत्त में एक जीवा बनाई, मान लो एक से अधिक जीवाएं हों तो क्या हो सकता है, तो ये जो कोण अंतरित करने वाली स्थिति है इसमें क्या होगा, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि अगर किसी वृत्त में एक की जगह दो जीवाएं हों, मान लो एक जीवा है AB और एक जीवा है CD, तो क्या होगा, एक जीवा AB है एक जीवा CD है, और यहां मैंने कोई बिंदु ले लिया E, यहां मैंने एक बिंदु ले लिया E। अब AB द्वारा अगर मुझे बिंदु E पर कोण अंतरित करवाना है तो मैं ऐसे करवाऊंगा, A को E से मिला दूंगा और B को भी E से मिला दूंगा, तो जीवा AB ने बिंदु E पर कोण अंतरित कर लिया, कोण AEB। इसी प्रकार क्या जीवा CD भी बिंदु E पर कोण अंतरित कर सकती है क्या, बिल्कुल कर सकती है। E को C से मिला दो, E को D से मिला दो, तो जीवा CD ने भी बिंदु E पर कोण अंतरित कर लिया CED, AB ने करा AEB और CD ने करा CED। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि अलग अलग जीवाएं भी किसी एक बिंदु पर कोण अंतरित कर सकती है। ये नहीं है कि इसने यहां कर लिया तो अब इसी का अधिकार हो गया यहाँ पे, भैया अब कोई दूसरा नहीं आ सकता, ये भी बना सकती है। और भी अगर मैं जीवा बनाऊंगा तो वो सब भी उस एक बिंदु पर कोण अंतरित कर सकती है। इसी प्रकार ये वृत्त एक जीवा मान लो, फिर से मैं लेता हूं AB, एक जीवा में मान लो लेता हूं CD और केंद्र ले लेता हूं इस बार O। मान लो जीवा AB ने केंद्र O पर कोण अंतरित किया AOB, जीवा CD ने O पर कोण अंतरित किया COD। तो दोनों जीवाओं ने केंद्र पर क्या कर लिया, कोण अंतरित कर लिया। एक और जीवा बना दूं मैं, अगर एक और जीवा बना दूं EF, तो EF भी O पर कोण अंतरित कर सकती है। कैसे, E को O से मिला दो, F को O से मिला दो। एक और जीवा बनाऊं मैं यहाँ पे छोटी सी, ये भी कर लेगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक से अधिक जीवाएं एक ही बिंदु पर कोण अंतरित कर सकती है, कोण बना सकती है। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने आपको बेसिकली इसलिए समझाया क्योंकि आगे हमें प्रमेय देखनी है और प्रमेय में कुछ इसी तरह की चीजें हम देखेंगे। समझ में आ गई बच्चों बात आपको। चलिए अब हम देखते हैं हमारी पहले नंबर की प्रमेय क्या कहती है। तो देखो प्रमेय नंबर 1, अब देखो मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था प्रमेय में दो चीज होती है, एक तो होता है उसका कथन, ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, वैसे इसमें कुछ नोट करने लायक है नहीं, सिर्फ एक समझने लायक चीज थी। तो कोई प्रमेय होती है उसमें दो चीजें होती है, एक तो कथन और एक होती है उसकी उत्पत्ति, यानी कि उसका प्रूफ। ठीक है, ये दो चीजें होती है, एक तो होती है उसका कथन, एक उत्पत्ति कि कैसे वो कथन को हम सिद्ध करेंगे, कि कोई प्रमेय अगर कोई बात बता रही है तो उसे सिद्ध कैसे करेंगे। अब अभी जो हम करेंगे या अभी जो हम सिस्टम अपनाएंगे वो क्या करेंगे, हम सिर्फ कथन देखेंगे कि कथन क्या कहना चाह रहा है, उत्पत्ति अभी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, उत्पत्ति मैं जो प्रमेय होती है उनके लिए अलग से लेक्चर बनाता हूं, सभी पाठों की प्रमेय अलग से करवाता हूं मैं। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो प्रमेय का अलग से पूरा सेपरेट पार्ट बन जाता है, दूसरा ये फायदा होता है कि हमारा चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है जब हम प्रमेय लास्ट में करते हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट प्रमेय है, प्रमेय हालांकि आपकी किताब में बहुत सी है, बट जो इंपॉर्टेंट प्रमेय है हम सिर्फ वही देखेंगे, उन्हीं की उत्पत्ति देखेंगे। तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूं,
जितनी भी प्रमेय आएगी उनके सिर्फ नियम बताऊंगा, कथन बताऊंगा, वो कहना क्या चाह रही है और उसका मतलब क्या है, वो क्या समझाना चाह रही है प्रमेय आपको, या वो क्या नियम बता रही है। सिर्फ अभी हम कथन के ऊपर जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया सभी पाठों में जिनमें भी प्रमेय इस्तेमाल होती है उनमें जो मेन इंपॉर्टेंट प्रमेय होती है उनका लेक्चर मैं अलग से बनाता हूं लास्ट में। समझ में आ गई बात? तो फिलहाल आप कथन पे ध्यान दीजिए। और हमारी प्रमेय नंबर 1, और अगर आपकी किताब की बात करें तो 12.1, बट हम अभी एक ही उसको 1 नंबर की प्रमेय मान के चल रहे हैं, किताब में इसे 12.1 के द्वारा दर्शाया है। ठीक है, प्रमेय नंबर 1 क्या कहती है, किताब खोल रखी होगी आपने। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। चलिए मैं पहले कथन लिख देता हूं, कथन लिख देता हूं मैं प्रमेय नंबर 1 का, प्रमेय 1 का कथन लिख देता हूं। क्या कहती है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। चलिए अब इस कथन को समझते हैं, कथन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, पहले आप समझिए फिर पॉज करके बाद में लास्ट में नोट कर लेना। तो मान लो एक वृत्त है, जैसे जैसे कथन कह रहा है वैसे वैसे चलते जाते हैं हम। सबसे पहले उसने कहा एक वृत्त, तो एक वृत्त बनाया, उसकी बराबर जीवाएं। अब मान लो मैंने इसमें 2 जीवाएं ले ली, हालांकि जीवाएं मैं 2 से अधिक भी ले सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम 2 जीवाओं पे ही रहेंगे। ठीक है, 2 से अधिक जीवाओं का अलग से चित्र बना दूंगा, आपकी बुक में 2 जीवाओं को लेके ही समझाया गया है। मान लो 2 जीवाएं हैं ए बी और सी डी, और इनके द्वारा केंद्र पर कोण अंतरित किया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक से अधिक जीवाएं भी एक ही बिंदु पर कोण अंतरित कर सकती है। जीवा ए बी भी केंद्र पर अंतरित करेगी कोण, कौन सा, एओबी, और जीवा सी डी भी करेगी। कैसे करेगी, सी को ओ से मिला दो और डी को ओ से मिला दो। तो जीवा ए बी ने तो कौन सा कोण अंतरित किया, केंद्र पर। देखो एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो ये 2 जीवाएं बनाई मैंने ए बी और सी डी, तो इसने बोला वृत्त की बराबर जीवाएं। अब ये जो चीज है बराबर जीवाएं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जीवाओं की लंबाई क्या है, बराबर है, समान है। मतलब ए बी जो है, एक तरह से आप कह सकते हो कि क्या दिया है आपको, इसमें दिया क्या है कि जीवाएं बराबर है, मतलब ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि यदि ए बी सी डी के बराबर है, मतलब अगर जीवाएं 2 जीवाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब मैं फिर कह रहा हूं जरूरी नहीं है 2 हो, 2 से अधिक भी हो सकती है, बट फिलहाल हम 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी वृत्त में 2 जीवाएं बराबर हैं, अगर किसी वृत्त में 2 जीवाएं बराबर है, बराबर से क्या मतलब है, मान लो ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है, तो इनकी लंबाई क्या हो गई, बराबर हो गई, समान हो गई, और ये जीवाएं क्या हो गई, बराबर। बराबर का मतलब ये है लंबाई में बराबर है, लंबाई में समान है। और इन जीवाओं द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित किए जाएंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर बराबर जीवाएं तो बराबर कोण, कहां पर, केंद्र पर, हर किसी बिंदु पर नहीं, ये केंद्र की बात कर रहा है इस प्रमेय में सिर्फ। ठीक है, तो इसका मतलब 2 जीवाएं बनाई, उनके द्वारा, दोनों के द्वारा केंद्र पर कोण अंतरित किए गए, ए बी के द्वारा तो एओबी और सी डी के द्वारा सीओडी, और जीवाओं की लंबाई बराबर है तो उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी क्या होंगे, बराबर। मतलब ये जो कोण है एओबी, ये भी किसके बराबर होगा, सीओडी के। कब, जब इनके जो जीवाएं इनको अंतरित कर रही है, इन कोणों को, अगर वो जीवाएं समान है तो केंद्र पर अंतरित कोण भी समान होंगे। पर ध्यान रखने वाली बात है केंद्र पर, इस चीज का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, केंद्र की बात कर रहा है ये, कि जो समान जीवाएं हैं वो कोण कहां अंतरित करेगी, केंद्र पर। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ठीक है 2 जीवाएं बराबर हैं, अब वो केंद्र की जगह किसी और बिंदु पर भी कोण अंतरित कर रही होती है, तो वो प्रमेय को मिक्स कर देते हैं कि समान जीवाएं हैं तो समान कोण अंतरित करेगी, और इस शब्द को भूल जाते हैं केंद्र पर। तो केंद्र की बात कर रहा है अभी। ठीक है, तो यदि ए बी सी डी के बराबर होगा, कहने का मतलब है यदि ए बी सी डी के बराबर होगा, यदि जीवाओं की लंबाई समान होगी, तो उनके द्वारा अंतरित कोण
कोण AOB और कोण COD ये भी बराबर होंगे। और ये कौन से कोण है? केंद्र पर अंतरित कोण है। कौन से कोण है? केंद्र पर अंतरित कोण। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो जीवाएं समान तो उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी समान, ठीक है बच्चों। तो इसे आप प्रमेय के रूप में, नियम के रूप में लिख लीजिए। ये प्रमेय नंबर 1 है हमारी। पॉज करो वीडियो को, ये सब चीज लिखो, उसके बाद हम सेकंड प्रमेय पे आ जाते हैं। हमारी सेकंड प्रमेय क्या? चलिए बच्चों, अब हम इसका जो सेकंड नियम है वो देख लेते हैं। सेकंड नियम क्या कहता है? तो बच्चों सेकंड नियम ये कहता है, या सेकंड प्रमेय, बेसिकली नियम नहीं प्रमेय बोलेंगे हम। तो सेकंड प्रमेय एक तरह से इस प्रमेय का विलोम है, उल्टा है, ठीक है। जो प्रमेय नंबर 2 है उसे मैं यही समझाऊंगा क्योंकि इसका विलोम है, ठीक है। इसका विलोम है इसलिए इसको यही समझाऊंगा मैं। सेकंड नंबर की प्रमेय ये कहती है, प्रमेय 2। अब थोड़ा दिमाग लगाए हम, अगर सोचो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा, ये सोचो थोड़ा दिमाग में। पहले प्रमेय कह रही थी कि अगर वृत्त की जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होंगे। अब इसका उल्टा क्या होगा कि अगर जीवाओं द्वारा, दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हैं तो वो जीवाएं भी क्या होंगी? बराबर। ये इसका उल्टा हो जाएगा। पहले जीवाएं बराबर करके केंद्र पर अंतरित कोण बराबर कर रहा था, अब उल्टे या इसके विलोम में, या इसका जो उल्टा होगा प्रमेय का, वो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम केंद्र पर अंतरित कोण बराबर कर देंगे तो जीवाएं बराबर हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो प्रमेय 2 सीधी सी बात कहती है कि अगर एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं भी क्या होंगी? तो वे जीवाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो वे जीवाएं भी बराबर होंगी। जो कॉर्ड होंगे, कॉर्ड, इसको जीवा को कॉर्ड भी कहते हैं, सेकंड तो कहते ही हैं, कॉर्ड भी कहते हैं इसको, ठीक है, कॉर्ड। तो अगर वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होंगे तो जीवाएं भी बराबर होंगी। तो इसी चित्र में क्या कह सकता हूं मैं कि यदि कोण AOB जो कि केंद्र पर अंतरित कोण है, कोण COD के बराबर हो जाए, यदि जीवा AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB जीवा CD द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण COD के बराबर हो जाए तो क्या होगा? तो ये जीवाएं भी क्या हो जाएंगी? बराबर। तो AB किसके बराबर आ जाएगा? CD के। तो इसे आप प्रमेय नंबर 2 और साथ में इसके आगे ब्रैकेट में लिख देना, प्रमेय 1 का विलोम है, इनवर्स है, थ्योरम नंबर फर्स्ट का इनवर्स है, ठीक है, विलोम है ये। तो इसे प्रमेय 2 के आगे ब्रैकेट में लिख लेना, प्रमेय 1 का विलोम। ये कथन लिख लो, चित्र यही रहेगा आपका, ठीक है। चित्र चाहे यही दोबारा बना लेना और ये लिख दो कि अगर ये ऐसा होगा तो ये हो जाएगा। ये हमारी प्रमेय नंबर 2 कह रही है, जो कि किताब में 12.2 के नाम से दी गई है, ठीक है बच्चों। इसे नोट करो, फिर आगे थर्ड प्रमेय देखते हैं हम। इसे नोट कर लो पहले, फिर थर्ड प्रमेय देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारी प्रमेय नंबर 3। और बच्चों कहीं ना कहीं प्रमेय नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, इसे बड़े ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत से क्वेश्चनों में आगे काम आएगी और आगे वाले पाठों में भी काम आएगी। तो थोड़ा ध्यान से देखिए इस प्रमेय को। क्या कहती है प्रमेय नंबर 3? प्रमेय 3 जो कि किताब में 12.3 के नाम से है, ये कहती है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब
एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। जीवा का समद्विभाजन करता है। चलिए बच्चों इसको देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। देखो एक वृत्त, पहले तो वृत्त बनाया मैंने, इस वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र ले लिया, एक जीवा पर डाला गया लंब। अब हमें एक पहले तो जीवा चाहिए, क्योंकि लंब तो किस पे डालना है हमें, जीवा पे। तो जीवा होगी तो लंब डालोगे ना, तो मैंने जीवा बना दी। मान लो जीवा का नाम ए बी है, ठीक है। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब, तो ये वृत्त का केंद्र, ये जीवा, इस पे मैंने लंब डाला। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा। तो मैंने केंद्र से एक ऐसी रेखा डाली, केंद्र से एक ऐसी रेखा डाली जो इस जीवा से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। इसलिए जीवा पर क्या है, लंब। ये मान लो केंद्र है O, तो ये OC बना दिया मैंने। तो क्या कह रहा है, जीवा का समद्विभाजन करता है, जीवा का समद्विभाजन करता है। चलिए तो ये कह रहा है बेसिकली, इसको दोबारा अगर हम रिस्टोर करें तो एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये जो लंब है यह जीवा का समद्विभाजन करता है। मतलब ये लंब जीवा को दो भागों में बांटेगा, और भाग कैसे, बराबर। समद्विभाजन मतलब समान दो भागों में विभाजित करना। तो ये जो लंब है यह जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। कौन कौन से, AC और BC, AC और BC। समझ में आ गई बात। तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं, कहना क्या चाह रहा है कि अगर सबसे पहली बात तो यदि OC जो है वो लंब होगा AB पर, मतलब यदि केंद्र से हम जीवा AB पर लंब डालें OC, तो ये OC जो है इस जीवा AB को दो बराबर भागों में बांट देगा। किस किस में, AC और BC में। तो अगर OC AB पे लंब होगा तो AC किसके बराबर आ जाएगा, BC के। AC किसके बराबर आ जाएगा, BC के। AC BC के बराबर होगा तभी तो यह माना जाएगा कि ये दो भागों में बट गया, और भाग भी कैसे, समान, सम भागों में। तो दो बराबर भागों में कब बटेगा, जब ये दोनों भाग बराबर होंगे। समझ में आ रही बात। तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर लंब डालते हो तो वह इसे समान दो भागों में बांटेगा। अब लंब जरूरी नहीं ऐसे हो, कहीं भी हो सकता है लंब। मान लो जीवा यहाँ है, केंद्र यहाँ है, तो लंब यहाँ हो सकता है। जीवा यहाँ है, केंद्र यहाँ है, तो लंब यहाँ हो सकता है। जीवा यहाँ है, केंद्र यहाँ है, तो लंब यहाँ हो सकता है। ठीक है, यहां से लंब डाला तो ये दो भागों में बांट देगा, यहां से लंब डाला इसको दो भागों में बांट देगा, यहां से लंब डाला इसको दो भागों में बांट देगा। समझ में आ रही है बात। बट एक जनरल नोटेशन के लिए, एक सामान्यतः इसको प्रदर्शित करने के लिए हमने जीवा को यहां मान लिया है, ठीक है। और केंद्र से इस जीवा पे लंब डाल दिया है, तो ये जो लंब है ये इस जीवा को दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। और ये वो प्रमेय है जिसकी उत्पत्ति भी हम देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी उत्पत्ति भी हम देखेंगे। बात आ गई समझ में, इसकी उत्पत्ति भी देखेंगे हम। बट वही कब देखेंगे, जब लास्ट में हम हमारे प्रमेय के अलग से पूरा एक 2 या 3 जो भी लेक्चर बनेंगे जिसमें सभी पाठों की इंपॉर्टेंट प्रमेय में करवाऊंगा, उसमें देखेंगे। तो फिलहाल आप इस प्रमेय को नियम के हिसाब से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रमेय नंबर 4 या 12.4। इसको नोट कर लो पॉज करके। चलिए बच्चों अगली प्रमेय देखते हैं, प्रमेय नंबर 4। देखिए प्रमेय नंबर 4 क्या कहती है कि तो इसका जो विलोम है, तो देखिए अब हम देखेंगे प्रमेय नंबर 4। तो प्रमेय नंबर 4 जो है वो इस प्रमेय का विलोम है। ये जो हमने प्रमेय पढ़ी है इसका विलोम कौन है, प्रमेय नंबर 4। तो प्रमेय नंबर 4 क्या कहती है, चलिए पहले आप थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका विलोम क्या हो सकता है। अगर इस प्रमेय के बारे में मैं देखूं तो प्रमेय तो क्या कह रही थी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे दो बराबर भागों में बांटता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अच्छा, जीवा को दो बराबर भागों में बांट रहा है
तो मैं कह सकता हूं सी जो है वो मध्य बिंदु है। सी क्या है? मध्य बिंदु है। किसका? ए बी का। क्योंकि जहां रेखा दो बराबर भागों में बढ़ती है जिस बिंदु पर, वह बिंदु क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो हमारी ये प्रमेय एक तरह से हमें ये भी कह रही है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा पे कहां जाके मिलता है? उसके मध्य बिंदु पर ही मिलेगा, तभी तो दो भागों में बटेगी। ठीक है, तो ये तो हमारी ये प्रमेय कह रही है। अब इसका विलोम निकालना चाहूं मैं, तो इसका उल्टा थोड़ा हम दिमाग लगाते हैं, क्या हो सकता है। तो इसका उल्टा क्या होगा कि अगर मान लो मैं केंद्र से जीवा पे एक रेखा खींचूं, एक वृत्त लिया, एक जीवा ली, एक केंद्र लिया। केंद्र से मैंने जीवा पे रेखा खींची, अब लंब है नहीं है वो, अभी मैं लंब नहीं मान रहा हूं, क्योंकि लंब तो मैं मुख्य प्रमेय में मान रहा था। विलोम में मैं क्या करूंगा, मैंने केंद्र से जीवा पर एक रेखा डाली और ये रेखा जीवा को कहां जाके मिलती है? मध्य बिंदु पर। अगर मैं केंद्र से जीवा पर कोई रेखा डालूं, मैं केंद्र से जीवा पर कोई रेखा डालूं और ये रेखा अगर जीवा के मध्य बिंदु पे मिलेगी तो ये रेखा जीवा पर लंब भी होगी, तो ये रेखा जीवा पर लंब भी होगी। तो मुख्य प्रमेय में तो हमने क्या बताया था कि अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए, अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वह लंब मध्य बिंदु से मिलेगा और उसे दो बराबर भागों में बांटेगा, इसका मतलब जीवा को। और उल्टा क्या कहता है कि अगर केंद्र से डाली गई रेखा जीवा के मध्य बिंदु से मिलेगी तो वो उस पे लंब होगी। पहले लंब थी तो मध्य बिंदु से मिल रही थी, अब अगर मध्य बिंदु से मिल रही है तो वो लंब होगी उस पे। तो ये इसका उल्टा हो गया। ठीक है, इसका कथन कैसे लिखेंगे हम? चलिए कथन लिख देते हैं। प्रमेय नंबर 4, प्रमेय नंबर 4, प्रमेय नंबर 4 क्या कहती है कि किसी वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु से किसी वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु से किसी वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु से नहीं, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, ये प्रमेय कौन सी हमारी? प्रमेय नंबर 4 है। और इस प्रमेय नंबर 4 के आगे ब्रैकेट में लिख लेना क्या कि ये प्रमेय 3 का विलोम है। प्रमेय 3 का विलोम है ये प्रमेय। ठीक है, प्रमेय नंबर 4 जो है वो प्रमेय 3 का क्या है? विलोम। क्या कहती है कि किसी वृत्त कोई वृत्त लिया कि एक जीवा का के ये जीवा मध्य बिंदु को, ये जीवा का मध्य बिंदु सी मिलाने वाली रेखा ये मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा है, यहां पे केंद्र से मिलाने वाली रेखा। ठीक है, जीवा पर लंब होती है। तो दोबारा देख लेते हैं। किसी वृत्त की एक जीवा के, ये एक जीवा मध्य बिंदु ले लिया सी, जीवा का मध्य बिंदु सी को केंद्र से मिलाने वाली रेखा। तो किसी जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होगी? लंब। जीवा पर क्या होगी? लंब। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे कि यदि सी ए बी का मध्य बिंदु है, यदि सी ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात अगर सी ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात उसका मतलब क्या है? AC किसके बराबर है? BC के। अर्थात AC बराबर है BC के।
अर्थात AC बराबर है BC के, अर्थात AC बराबर है BC के, तो OC किस पे लंब होगा? AB पर। तो OC किस पे लंब होगा? AB पर। समझ में आ गई बात? ये इस प्रमेय का विलोम है कि किसी वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। मतलब अगर CAB का मध्य बिंदु है अर्थात AC BC के बराबर है तो OC AB पे क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, ये कहती है हमें प्रमेय नंबर 4 या प्रमेय 3 का विलोम। चलिए इसको नोट करिए, फिर प्रमेय 5 देख लेते हैं। इसको नोट कर लो पॉज करके, फिर प्रमेय 5 देखते हैं। अब देखिए बच्चों, जो प्रमेय 5 है, प्रमेय नंबर 5, वो बड़ी ही सिंपल सी बात कहती है। वो कोई उसमें कोई उत्पत्ति वगैरह कुछ नहीं है, एक तथ्य है, एक नियम है जो कि हमें ये प्रमेय बता रही है। तो प्रमेय नंबर 5 क्या कहती है कि अगर आपको किसी तल पर 3 असरेखी बिंदु दिए हुए हों, चलिए पहले मैं प्रमेय लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे नियम को। 3 दिए हुए असरेखी बिंदुओं, 3 दिए हुए असंरेखी बिंदुओं से होकर जाने वाला कितने व्रत होंगे? एक और केवल एक व्रत होता है। चलिए इसको समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब देखते हैं इसका कहना क्या चाह रहा है ये बेसिकली। तो देखो, 3 दिए हुए असरेखी बिंदु, सबसे पहली बात तो असरेखी का मतलब क्या होता है? सहरेखी क्या होते हैं? संरेखी, जिसे हम कहते हैं लीनियर। मतलब संरेखी, मतलब संरेखी का मतलब है एक ही रेखा पर स्थित, एक सीधी रेखा पर मान लो 4 बिंदु बनाए मैंने, तो ये चारों बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित है, तो ये क्या कहलाएंगे? सहरेखी। अब इसके आगे लग गया ए मतलब नहीं हो, सहरेखी नहीं हो मतलब जो जितने भी बिंदु हैं, यहाँ तो 3 बिंदुओं की बात की गई है, वो सहरेखी नहीं होने चाहिए, मतलब एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं होने चाहिए। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। अब इन तीनों को अगर आप मिलाओगे तो कभी भी एक सीधी रेखा पे नहीं आएंगे। ये 2 बिंदु तो हमेशा सीधी रेखा पे आएंगे, या तो ये 2 ले लो, या ये 2 ले लो, या ये 2 ले लो। ये 2 बिंदु तो हमेशा सीधी रेखा पे आ जाएंगे, बट जब तीनों बिंदुओं की बात आएगी तो तीनों बिंदुओं को आप एक सीधी रेखा पे, यानी वो रेखा घूम गई, मुड़ गई तीसरे बिंदु के लिए, तो तीनों एक सीधी रेखा में नहीं आएंगे। अगर ये सहरेखी होते तो तीनों भी आ जाते, इस तरह से होते तो, बट असरेखी हैं, इसका मतलब तीनों कभी भी एक सीधी रेखा पे नहीं आएंगे। और 2 बिंदु जो होते हैं वो हमेशा सहरेखी होते हैं, उन्हें आप असरेखी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि 2 बिंदु कहीं भी बना लो, उनको मिलाओगे तो एक सीधी रेखा बनी जाएगी। समझ में आ रही है बात? 2 बिंदु कहीं भी ले लो, उनको मिलाओगे तो एक सीधी रेखा बन जाएगी। बट अगर असरेखी बिंदु दिखाने हैं तो कम से कम 3 बिंदु लेने पड़ेंगे। ये एक ले लिया, ये 2 ले लिया, ये तीसरा ले लिया। अब ये तीनों क्या है? असरेखी है, इन दोनों को मिलाने पर तो सीधी रेखा बन जाएगी। बट अब इस रेखा को आगे बढ़ाओगे तो तीसरा तो इस पे आएगा ही नहीं, तीसरे से मिलाना है तो घुमाना पड़ेगा, और घुमाती रेखा सीधी नहीं रही, तो अब ये असरेखी हो गई। बात आ गई है समझ में? असरेखी का मतलब क्या होता है? जो एक सीधी रेखा पर स्थित ना हो। चलिए, तो 3 दिए हुए असरेखी बिंदु, तो मान लो ये 3 असरेखी बिंदु दिए हुए हैं, से होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होगा। केवल एक वृत्त बना सकते हो आप,
मान लो मैंने एक वृत्त बनाया, और इस पे 3 बिंदु ले लिए, 1 2 3। अब ये तीनों बिंदु सहरेखी नहीं है, इसको मिलाओगे यहाँ जाएगा, फिर ये आगे बढ़ जाएगी सीधी रेखा बनाने के लिए, तो ये तो इस पे आएगा नहीं, और इस पे लाना है तो इसको घुमाना पड़ेगा, तो फिर ये सहरेखी नहीं रहेंगे, सीधी रेखा नहीं रहेगी। तो ये 3 असहरेखी बिंदु थे, इनसे होकर ये एक वृत्त बनाया। अब अगर मैं एक और वृत्त बनाना चाहूं, अगर मैं एक और वृत्त बनाना चाहूं इन तीनों बिंदुओं से ही होकर गुजरता हुआ, तो नहीं बना सकता। इन 2 से होते हुए तो बना दूंगा, पर तीसरा भी उस वृत्त पे आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक ही वृत्त इन 3 बिंदुओं से होकर गुजर सकता है। अगर मैं कोई वृत्त बनाने की कोशिश करूंगा इन 3 बिंदुओं से होता हुआ, जैसे मान लो ये इस तरह से बन जाएगा, तो या तो वो वृत्त जो है, या तो जो तीसरा बिंदु है वो वृत्त के बाहर आ जाएगा, या अगर कोई दूसरा वृत्त बनाने की कोशिश करूंगा मैं, मान लो इन तीनों से होते हुए इस तरीके से, इन 2 से होके निकाल दिया, तो उसमें तीसरा बिंदु अंदर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? बट तीनों बिंदु एक साथ केवल एक ही वृत्त पे आ सकते हैं। अब आप कोई दूसरे वृत्त बनाने की कोशिश करोगे तीनों बिंदुओं से होते हुए, तो नहीं बनेंगे, तो नहीं बनेंगे। या तो जो दूसरा वृत्त बनाओगे तीसरा बिंदु उससे बाहर आएगा, या उसके अंदर आएगा वृत्त के, बट वृत्त पे स्थित नहीं हो सकते तीनों बिंदु। तो 3 बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त बना सकते हो आप। अगर 3 असहरेखी बिंदु हैं तो उनसे होकर केवल एक ही वृत्त जा सकता है। दूसरा कोई वृत्त इन 3 से होके, तो तीनों से होके तो नहीं जा सकता, 2 से होके चल जाएगा। देखो 2 से होके चल जाएगा, ये 2 से होके यूं बनाना चाहूंगा ना, तो ये दूसरा वृत्त बना दिया मैंने, पर तीसरा फिर बिंदु इसके बाहर रह गया। या इन दोनों से होते हुए बनाना चाहूं मैं, बना सकता हूं, तो उस स्थिति में तीसरा ये वाला बिंदु अंदर रह गया। बट तीनों से होते हुए अगर मैं बनाऊंगा तो यही वृत्त बन जाएगा वापस, क्योंकि एक ही वृत्त बन सकता है तीनों से होते हुए। तो बेसिकली बच्चों ये जो प्रमेय है ये आपसे डायरेक्ट एक नंबर के क्वेश्चन में बोर्ड में पूछ सकता है कि भैया 3 असहरेखी बिंदुओं से होते हुए कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं, 3 असहरेखी बिंदुओं से होते हुए कितने वृत्त बना सकते हो, और आपका उत्तर क्या होगा? बोले एक और केवल एक वृत्त बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी जो है एक छोटी सी प्रमेय थी जो एक नंबर के क्वेश्चन में आने के चांस रहते हैं, इसीलिए मैंने इस पे इतना टाइम लगाया, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन प्रमेय के रूप में डायरेक्ट एक नंबर में आ सकता है। नजर में भी नहीं आता है, प्रमेय 12.5 देखोगे सिर्फ एक लाइन में खत्म हो गई, तो ये पॉइंट कई बार हमारी नजर में भी नहीं आता है, रिवीजन करते हैं तो, बट वहां क्वेश्चन आपको एक नंबर का देखने को मिल सकता है। और जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा इस पार्ट में से, तो आपको वहां पता लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट से, फिर अगला क्वेश्चन, अगली प्रमेय देखते हैं। फिर बच्चों अब हमारे लास्ट में 2 प्रमेय और बच रही है, प्रमेय 6 और प्रमेय 7। और बेसिकली प्रमेय 6 और 7 नहीं कहेंगे, एक प्रमेय 6 है और प्रमेय 7 उसका विलोम है। तो अगर मैं टोटल आपको बताऊं, चलिए एक बार हम इस प्रमेय को खत्म कर लेते हैं पहले, फिर अपन बात करेंगे। तो प्रमेय 6 क्या कहती है? देखो प्रमेय 6 सिंपल सी बात कहती है कि, बहुत सिंपल सी बात कहती है प्रमेय 6। प्रमेय 6 कहती है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से क्या होती है? समदूरस्थ होती है। समदूरस्थ का क्या मतलब है? समान दूरी पर। चलिए वृत्त को, इसको प्रमेय को समझते हैं। सबसे पहले वृत्त बनाते हैं हम, और एक केंद्र बना लेते हैं वृत्त का। बिना केंद्र के वृत्त नहीं होगा, जब भी कोई वृत्त बनाओ तो केंद्र जरूर बना दो, उसका पहले केंद्र होना चाहिए। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। अब केंद्र से समदूरस्थ होती है तो वृत्त की पहले तो आप समान जीवाएं दिखाओ इसमें। मान लो मैंने यहाँ 2 जीवाएं ली, ध्यान से देखना, AB और CD। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा आप कंसेप्ट पकड़ेंगे, थोड़ा कंसेप्ट को समझना, कहना क्या चाह रहा हूं। ये भी प्रमेय इंपॉर्टेंट है, एक प्रमेय 3 और एक प्रमेय नंबर 6 अच्छी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, तो इन्हें ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, और परीक्षा में ज्यादातर जो पैटर्न नोट किया जाता है वो ये किया जाता है कि मुख्य प्रमेय जो है वही आती है, उसका विलोम आने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, और मुख्य प्रमेय सिद्ध करनी आ जाती है तो विलोम फिर आसानी से हो जाती है। चलिए, तो वृत्त की समान जीवाएं, मान लो ये 2 जीवाएं हैं AB और CD,
वृत्त की दो समान जीवाएं हैं ए बी और सी डी। ए बी किसके बराबर है, सी डी के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, समान है आपस में, ए बी सी डी के क्या है, बराबर है। तो वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। अब इस जीवा की केंद्र से दूरी है मान लो ओ डी। अब आप कहोगे लंब क्यों बनाया है मैंने, दूरी के लिए, तो अभी उसका कारण भी बताऊंगा मैं। और इसकी, इस जीवा की सीडी की, और डी बिंदु पहले आ चुका है यहाँ पे, तो मैं इसको ओ ई मान लेता हूं। तो ए बी जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है, ओ ई, केंद्र से दूरी कितनी है, ओ ई, इतनी दूरी है केंद्र से इसकी। और दूरी के लिए मैंने लंब बनाया है 90 डिग्री पे, क्यों बनाया वो अभी बताऊंगा मैं आपको। अब सीडी जो जीवा है, सीडी जीवा, उसकी केंद्र से दूरी मान लो ओ एफ, सीडी जीवा की केंद्र से दूरी मान लो ओ एफ। तो ये कह रहा है कि अगर वृत्त की समान जीवाएं हैं, अगर वृत्त की जीवाएं समान है, मतलब ए बी की लंबाई सी डी के बराबर है, तो केंद्र से वो क्या होंगी, समदूरस्थ होगी। तो इन जीवाओं की केंद्र से दूरी भी क्या होगी, समान होगी। इस जीवा की केंद्र से दूरी क्या है, ओ ई। तो यदि जीवाएं समान है, ए बी और सी डी समान है, तो इस जीवा की जो केंद्र से दूरी है ओ बी, वह किसके बराबर होगी, इस जीवा की जो केंद्र से दूरी है ओ एफ, उसके, ओ बी नहीं सॉरी, ओ ई। समझ में आई बात कि अगर दो जीवाएं समान हैं तो उनकी केंद्र से दूरी भी क्या होगी, समान। ठीक है बच्चों। अब ये दूरी के लिए मैंने लंब क्यों बनाया, तो देखो बच्चों एक कंसेप्ट समझ लो, ये बहुत बार काम आएगा आपके अलग अलग जगह गणित में, और गणित में ही नहीं फिजिक्स वगैरह में भी काम आएगा। बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर दो रेखाएं हैं मान लो, उनके मध्य आपको दूरी ज्ञात करनी है, उनके मध्य दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो आप बिल्कुल जो सीधी रेखा होगी ना, बिल्कुल जो सीधी रेखा होगी, बिल्कुल जो न्यूनतम दूरी होगी उनके बीच में, वो बताओगे। ठीक है, इनके बीच की दूरी आप बताओगे, इनके मध्य जो लंब होगा उसकी लंबाई, मान लो लंब 5 मीटर है। ऐसा थोड़ी करोगे कि इन दोनों के मध्य दूरी बतानी है तो ऐसे तिरछी रेखा खींच के बताओगे, बोले ये है इनके बीच की दूरी। नहीं, दूरी हमेशा कौन सी लेते हैं, दो कोई भी चीजें हो, कोई भी दो चीजें हो, उनके मध्य अगर हमें दूरी बतानी होती है तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम उनके बीच में जो बिल्कुल सीधी दूरी होती है, 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो रेखा वाली जो दूरी होती है, तो वही दूरी लेते हैं। तो यहाँ पे भी केंद्र और जीवा के मध्य जो दूरी है उसके लिए हम बिल्कुल सीधी 90 डिग्री की लाइन बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि वृत्त में ये जीवा है, ये केंद्र है, तो दूरी तिरछी वाली रेखा से दर्शाओगे, नहीं। केंद्र से दूरी दर्शानी है तो हमेशा, या केंद्र या किन्हीं भी दो चीजों के बीच में दूरी दर्शानी है तो हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा बनाओगे, 90 डिग्री का। अगर मुझे मैं जिस कमरे में खड़ा हूं उसकी छत, मान लो ये छत है और ये फर्श है, अब छत और फर्श के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, या मुझे पता लगाना है कमरे की ऊंचाई कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, कमरे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए दीवार कितनी ऊंची है वो ज्ञात कर लूंगा, और दीवार जो है वह फर्श से और छत से दोनों से कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। सीधी खड़ी है दीवार बिल्कुल। मैं ऐसा थोड़ी करूंगा कि एक बिंदु तो उधर तिरछा लूंगा और एक इधर लूंगा और वो दूरी नापूंगा, बोले ये ऊंचाई है कमरे की, ऐसा थोड़ी करूंगा। बिल्कुल जो सीधी लंबवत दूरी होगी वही जो है दो चीजों की या दो वस्तुओं के मध्य क्या होती है, दूरी होती है। बात आ गई समझ में। इसीलिए मैंने इन दोनों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सी दूरी ली है, लंबवत दूरी, इसीलिए लंब बनाया है मैंने। ठीक है, तो जहां दो चीजों के मध्य दूरी की बात आ जाए वहां अपने आप ही क्या बना दो, लंब बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से लंब बना सकते हैं। 90 डिग्री वाली रेखा ही दूरी को बताती है। ठीक है बच्चों, तो हर चीज क्लियर होनी चाहिए माइंड में, रटना कुछ नहीं है अपने को। हर छोटी से छोटी चीज का अगर आपको कारण पता है तो आपका दिमाग अगर क्लियर है हर चीज के बारे में, तो आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन रख दिया जाए, आपको नियम पता होना चाहिए और बेसिक क्लियर होना चाहिए, आप उस क्वेश्चन को हल कर दोगे। ठीक है, फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, किताब का है या नहीं है, हमारे को क्लास में करवाया था या नहीं करवाया था, ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आपका दिमाग में कंसेप्ट और बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो फिर से एक बार इस प्रमेय पे आ जाते हैं हम, लास्ट इसको एक बार और देख लेते हैं कि अगर मान लो दो जीवाएं समान है, अगर ए बी सी डी के बराबर है, तो उनकी जो केंद्र से दूरी होगी वह भी क्या होगी, समान। तो ओ ई किसके बराबर हो गया, ओ एफ के। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। फिर प्रमेय 7 देखते हैं, प्रमेय 7 जो कि प्रमेय 6 का ही क्या है, विलोम है।
तो आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने अब तक 7 प्रमेय देख ली, ये 7वीं प्रमेय अब हम देखेंगे। उसमें से जो 6 प्रमेय हैं, उन 6 प्रमेयों में से 3 तो मुख्य है और 3 उनके विलोम है। ठीक है, एक प्रमेय जो थी हमने वो पढ़ी थी कि 3 बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त जा सकता है, उसका कोई विलोम नहीं था, तो वो तो छोड़ दें अगर हम, तो टोटल 6 प्रमेयों में से 3 मुख्य प्रमेय हैं और 3 विलोम है 12.2 में। तो बेसिकली आपको मुख्य प्रमेय अगर याद है तो विलोम तो उसका उल्टा तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका विलोम निकालेंगे क्या होगा। तो फिलहाल आप जो है इसको नोट कर लो एक बार पॉज करके, फिर 7वीं प्रमेय और लास्ट प्रमेय देखते हैं इसकी। तो देखो 7वीं प्रमेय क्या कहती है, पॉज करके नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। 7वीं प्रमेय बड़ी सिंपल सी बात कहती है कि अगर किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो, या फिर अगर आप एक बार दिमाग लगाना चाहो तो लगा सकते हो कि यार मैं अपने दिमाग के थ्रू इस प्रमेय का विलोम ज्ञात करने की कोशिश करता हूं, अपने दिमाग से इस प्रमेय का विलोम ज्ञात करने की कोशिश करता हूं। तो मुख्य प्रमेय क्या कह रही है कि अगर दो जीवाएं समान हैं तो उनकी केंद्र से दूरी समान होगी। अब इसका उल्टा क्या होगा भाई, इसका उल्टा बड़ी सिंपल सी बात होगी कि अगर मान लो 2 जीवाएं हैं, अब वो समान है नहीं है ये मैं नहीं कह रहा अभी, बस मैं इतना सा कह रहा हूं 2 जीवाएं हैं ए बी और सी डी, और इनकी केंद्र से जो दूरी है ओ ई और ओ एफ, थोड़ा इसको इधर बना देता हूं, ओ ई और ओ एफ। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये 2 जीवाएं हैं, अब ये समान है नहीं है मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं 2 जीवाएं हैं और इन दोनों जीवाओं की केंद्र से दूरी समान है। ओ ई किसके बराबर है, ओ एफ के, केंद्र से इनकी दूरी समान है, तो जीवाएं भी आपस में क्या हो जाएगी, समान। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, जीवाएं समान है तो केंद्र से उनकी दूरी भी समान होगी, और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, यहाँ हम सिंपल सी बात कह रहे हैं कि अगर केंद्र 2 जीवाओं की केंद्र से दूरी समान है तो वो जीवाएं भी क्या हो जाएंगी, समान। तो मैं प्रमेय का कथन लिख देता हूं कि किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो, किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो तो, ठीक है, किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो तो वे परस्पर भी बराबर होती है, तो वे परस्पर बराबर होती है। ठीक है, किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो, मतलब ये 2 जीवाएं हैं, इनकी केंद्र से दूरी समान है, तो मैं लिख देता हूं यदि ओ ई ओ एफ के बराबर है, मतलब जीवाओं की केंद्र से दूरी समान है, यदि किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो तो वे जीवाएं भी परस्पर समान होगी, तो ए बी भी किसके बराबर होगा, सी डी के। ये इसका विलोम कहता है। मुख्य प्रमेय कहती थी कि जीवाएं समान तो केंद्र से दूरी भी समान, विलोम क्या कहता है कि अगर 2 जीवाओं की केंद्र से दूरी समान तो वो जीवाएं भी समान। समझ में आ गई बात, तो ये विलोम है इसका। तो आपने क्या देखा, इसमें 7 प्रमेय हमने देखी टोटल, बट इसको इतना हवा बनाने की जरूरत नहीं है कि 7 प्रमेय है, अरे 7 प्रमेय नहीं है, एक तो एक नियम है छोटा सा कि 3 बिंदुओं से केवल एक ही जो है वृत्त बन सकता है, बची 6 में से 3 मुख्य है और 3 उनका विलोम है। तो बेसिकली आपको 3 मुख्य प्रमेय ही देखनी है, विलोम तो उनका जो है अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें 3 ही प्रमेय है, ठीक है, पर बच्चे हवा बना देते हैं कि 7 प्रमेय है 12.2 में। तो संख्याओं पे मत जाओ, कह क्या रही है वो चीज देखो आप वहां पे कि वो कहना क्या चाह रही है वो प्रमेय। ठीक है बच्चों, तो बच्चों काफी जो है बड़ा वीडियो बन चुका है, और बस इतना ही वीडियो मैं आज बना पाऊंगा, क्योंकि फिर इससे ज्यादा बड़ा वीडियो अपलोड होने में बहुत दिक्कत करता है, बहुत समस्या करता है। तो आप लोग जो है यहाँ तक देखिए, इसको रिवाइज कीजिए, अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए इस चीज के, इनको रिवाइज कीजिए। उसके बाद अपन जो है अगले लेक्चर में 12.2 प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे, और 12.2 स्टार्ट करने से पहले जो है
आपको पता होना चाहिए कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा था, प्रमेय में क्या क्या देखा था, क्योंकि ये प्रमेय जो है इन्हीं की मदद से 12.2 के क्वेश्चंस हम हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तरीका मैं बता दूंगा फिक्स पैटर्न, बट आपको प्रमेय जो है वो कहीं ना कहीं सारी याद होनी चाहिए, या सारी की सारी प्रमेय आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब एक छोटा सा होमवर्क और है आपके पास, वो क्या है, आपको 9.1 प्रश्नावली के सभी उदाहरण करने हैं। ठीक है, 9.1 का मैंने वीडियो भी बनवाया था, तो 9.1 प्रश्नावली के सभी उदाहरण करने हैं आपको, और उनको व्हाट्सएप ग्रुप में करके जो है कॉपी में करके व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी फोटो भेजनी है, और या फिर आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में भी अपने फोटोज का गूगल ड्राइव का लिंक जो है पेस्ट कर सकते हैं, मैं वहां से भी चेक कर लूंगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे जो है 9.1 के उदाहरण जो है करके और उसमें पोस्ट करेंगे। अब आपको ये समस्या हो सकती है कि 9.1 किए हुए काफी दिन हो गया, मानव प्रकृति होती है, दिमाग जो होता है इंसान का, उसकी प्रकृति होती है भूलने की, तो हो सकता है कि कुछ चीजें आप भूल गए हों। तो बहुत अच्छी जो इसकी एक बात होती है रिकॉर्डेड लेक्चर की, कभी भी दोबारा देखा जा सकता है। तो अगर भूल गए हो तो 9.1 का जो वीडियो मैंने बनाया था उसका इंट्रोडक्शन, उसके बारे में जो जानकारी थी एक तो वो, दूसरा उसका जो परिचय का वीडियो था वो, दूसरे जो प्रश्नावली में मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, जो फॉर्मूले मैंने बताए थे 9.1 के अंदर, दूरी सूत्र वगैरह, उनको आप देख लेना, दोबारा उस वीडियो को देखना, फिर 9.1 के उदाहरण करने की कोशिश करना, और जो उदाहरण बिल्कुल भी नहीं आए उन्हें मुझे बताना, मैं उन उदाहरणों को अगले वीडियो में जो है कवर करूंगा, और जिन जिन उदाहरणों में आपको समस्या आएगी वो सभी उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। तो उदाहरण जो है बोर्ड की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उदाहरणों में से काफी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो दो फायदे हैं इसके, एक तो हमारा नवा पार्ट रिवाइज होएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम रिवाइज करना जरूरी है। इतने दिनों तक मैंने इसीलिए नहीं दिया था इसका, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब रिवीजन की जरूरत होती है हमें, तो रिवीजन करने के लिए अब आप क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना, नहीं आ रहा है तो ये नहीं डायरेक्ट ये तो नहीं आ रहा, देखिए क्वेश्चन के हाथ ऊपर खड़े कर लिया, आपको तो नहीं आ रहा, वीडियो देखो, वीडियो में क्या कंसेप्ट समझाया था उसको समझो। 9.1 का जो पहला वीडियो है, सारी की सारी वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप अगर इस चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा उस प्लेलिस्ट का, तो वहां से भी आप 9.1 की वीडियो दोबारा देख सकते हैं। 9.1 का परिचय देखना, 9.1 के क्वेश्चंस देखना, और उनको कैसे करवाया था, उसमें क्या समझाया था, कौन से मुख्य 5 बिंदु मैंने समझाए थे, क्या सूत्र बताया था, उसके बाद उदाहरण करना। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बोर्ड के पर्पज से, इसलिए मैं कह रहा हूं, और रिवीजन तो होगा जो होगा ही। अगर मेरे कहे अनुसार चलेंगे आप, मेरे कहे अनुसार टाइम टू टाइम काम करते रहेंगे, तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता बोर्ड में। ठीक है, समस्या यह तब आ जाती है जब आप लोग कामचोरी दिखाने लग जाते हैं, आप लोगों की पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, या थोड़ा हमको जो है लेजी फील करते हैं कि कौन करेगा अब 9.1 के, हमें तो आगे बढ़ना है, आगे के चैप्टर कवर करते जाने हैं, तो ये आगे का करने का कोई फायदा नहीं है। अगर पुराना याद नहीं है, पुराना रिवाइज नहीं किया है टाइम टू टाइम, तो इनका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अभी हम वीकली और मंथली रैंकिंग टेस्ट भी नहीं ले सकते हैं ऑनलाइन की वजह से, तो थोड़ा ईमानदारी आप लोग खुद दिखाइए और रिवीजन करिए। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, पर ये उदाहरण उससे पहले मुझे जब सब बच्चे करके दिखा देंगे, तो उसके बाद जो है 9.1 के अगर उदाहरण मेरे पास आ जाएंगे तो उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए ले आऊंगा, और जो समस्या होगी पहले इस पार्ट के इस 9.1 के उदाहरण समझाऊंगा मैं, उसके बाद 12.2 स्टार्ट कराऊंगा, और इन प्रमेय को भी रिवाइज करना है, आपको दोबारा देखना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर अगले वाले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, धन्यवाद।